दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10th के भैया बहन इस बार लॉकडाउन में फंस गए। शिक्षण संस्थाओं को आगामी 30 अगस्त तक अनलॉक 2 के अंतर्गत गाइडलाइन आई है, जिसमें क्लासेज नहीं लगेगी, न विद्यालय खुलेंगे। उसी संदर्भ में दोस्तों बोर्ड हितार्थ मैंने विज्ञान, गणित और इंग्लिश जो मुख्य विषय रहते हैं, जो विद्यालय बंद होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो उसी क्रम में अपन ने मेरे चैनल पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद कॉम्पिटिटर्स दोनों के हितार्थ जो भी वीडियोज बन रहे हैं उनको आप वॉच करें और घर बैठ के आराम से उसके नोट्स बनाएं और बढ़िया ढंग से उस चैप्टर को समझे। एक बार वीडियोज को वॉच करें और उससे अपने नोटबुक में नोट्स बनाते रहे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बी कंटिन्यूस, नहीं तो बेटा ये लॉकडाउन की जो शिक्षा के प्रति लॉकडाउन चल रहा है, ये अपने बोर्ड के परीक्षार्थियों को बहुत भारी पड़ सकता है। तो बोर्ड परीक्षार्थी विशेष ध्यान देंगे इस पे, और साथ में कॉम्पिटिटर्स के लिए भी उपयोगी रहेगा ये वीडियो, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री है तो सबके ही काम की रहती है। तो उसी संदर्भ में दोस्तों अपन बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया है, तो दोस्तों जैसे कि आगे के जो वीडियोज मैंने डाल रखे हैं, तो परमाणु आपको बता दिया मैंने अच्छी तरह से, परमाणु अणु में अंतर बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको परमाणु के जो मूलभूत कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की खोज सहित किसने खोज की, उसका क्या आवेश होता है, क्या द्रव्यमान होता है, सारी चीज़ें बता दी। साथ में 2-4 अन्य परमाणु कण थे, वो भी दोस्तों आपको मैंने बता दी। उसके बाद दोस्तों अब मॉडल्स स्पष्ट हो गया, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर के बाद। तो अब अपना नए सेशन के रूप में अपन आज लेंगे कि अब परमाणु संरचना निकल के बाहर आएगी, तो परमाणु संरचना किस प्रकार की होगी। तो दोस्तों आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी परमाणु संरचना, या दोस्तों इसे बोल दो एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने कहा ना, अपनी वोकाब को साइंस में थोड़ी मजबूत करनी है, नहीं तो आगे बेटा जाके 11वीं 12वीं में फंस जाओगी, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में ही बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ना कि ये बोलेंगे परमाणु समझना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं इनको भी आप साथ के साथ देखते रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर अब सर अपने सामने कैसे संरचना निकल के आई, तो परमाणु की संरचना के 2 भाग होते हैं। परमाणु की संरचना के कितने भाग बना दिए बेटा? 2। नंबर 1 पे जिसे कहेंगे अपन नाभिक, और नंबर 2 पे उस भाग का नाम देंगे अपन बाह्य भाग, यानी एक्सटर्नल पार्ट। और ऐसे ही कुछ दोस्तों संरचना अपन ने रदरफोर्ड में और नील्स बोर में भी देखी थी। चित्र जैसे बना के बताऊँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, इस तरह से अपन ने देखी थी। बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं बाह्यतम कक्षा में घूमते रहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे कि ये नाभिक क्या होता है और बाह्य भाग क्या होता है। तो दोस्तों मैंने रदरफोर्ड में बता दिया था कि परमाणु के केंद्रीय भाग जो होता है वो नाभिक होता है, और नाभिक का जो आकार है उसको दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना। नाभिक का आकार कई बार कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 सेंटीमीटर आकार का होता है। ये नाभिक का क्या होता है? आकार होता है। तो नाभिक का आकार दोस्तों ध्यान रखना 10⁻15 सेंटीमीटर। अब सर नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगी? तो दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलाते हैं अगर दोस्तों, तो प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो साइंस में सम्मिलित रूप से दोस्तों इनको न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो और इन दोनों की संख्या का अगर योग कर दिया जाए तो अपने सामने क्या संख्या निकल के आती है? द्रव्यमान संख्या निकल के आती है। क्या निकल के आती है? द्रव्यमान संख्या निकल के आती है, जिसे आप A से दर्शा सकते हो। एंड दोस्तों सूत्र बन गया A बराबर P प्लस N। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चूंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही उस तत्व का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो चूंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या रहेगा? उस तत्व का परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक में दोस्तों मैंने बताया था कि आवर्त सारणी जो है 118 तत्वों की वो अपने को याद करनी है, तो इतनी याद करनी नहीं है अपने, तो 1 से 30 तक तत्व हो गए तो अभी अपना काम चल जाएगा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो p है वो किसके बराबर होती है, उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर, जिसको z से दर्शाते हैं उसके बराबर हो सकती है। तो मैं इस p की जगह यहाँ पे z भी रख सकता हूँ, तो अपना नया सूत्र आ सकता है दोस्तों a बराबर z प्लस n। अब दोस्तों आप ही जानते हो अगर n निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है आपको, मान लो n, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, n को तो उधर ही रखेंगे और z को उधर लाएंगे तो a माइनस जेड हो जाएगा। तो n बराबर a माइनस जेड, ये इनमें संबंध रहता है जिसको दोस्तों आप द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का संबंध क्या होता है, तो a बराबर p प्लस n, और उसके बाद में इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं अपन, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु संख्या लिख दो या परमाणु क्रमांक लिख दो, एक ही बात है। मतलब हाइड्रोजन है तो एक है, हीलियम है तो 2 है, उस तत्व का परमाणु जिसे अपन क्या कहते हैं, जेड। अब अपन मान लो n ज्ञात करना है तो n को, जेड को उधर ले जाओ तो ये माइनस क्या हो जाएगा, जेड। तो ये दोस्तों होगी नाभिक की व्याख्या, ठीक है। एक क्लियर हो गया अपना एक भाग, कौन सा, अंदर वाला। अब बाह्य भाग में सर बताइए, तो बाह्य भाग में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि क्या घूमते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने ऐसा किया था, इलेक्ट्रॉन निरंतर रूप से घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको अमान्य बाद में मॉडल कर दिया, क्योंकि ऊर्जा कहाँ से लाता है, तो उसी संदर्भ में नील्स बोर ने स्पष्ट कर दिया है। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बता भी दिया है, लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, कहाँ कौन सी कितनी कक्षाएं होती है। तो कक्षाएं दोस्तों आपको मैंने 4 बताई थी, एक बार याद करेंगे नील्स बोर का मॉडल देख के, और कक्षाओं के नाम भी बताए थे, के, एल, एम और एन। अपन बाह्य भाग की बात करें, चाहे तो आप 1, 2, 3 और 4 भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी संदर्भ में आप प्रत्येक कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उसका भी दोस्तों जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था 2n²। तो अब n बराबर सर क्या है, n बराबर कक्षा की संख्या रहेगी, क्या रहेगी, कक्षा की संख्या। उस कक्षा की संख्या में आपको n बराबर, मान लो प्रथम कक्षा है तो n बराबर 1 ले लो, तो पहली कक्षा में लेंगे तो 1 का वर्ग यानी 2, यानी पहली कक्षा में अधिकतम दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ही रह सकते हैं। और अभी देखा अपन ने कि प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी हाइड्रोजन हीलियम आए तब तक तो पहली कक्षा झेल लेगी, उसके बाद अगर आता है तो उसको दूसरी कक्षा में जाना पड़ेगा। तो दूसरी कक्षा में भी अपन ने ज्ञात किया था, 2 का वर्ग कर दो, 4 गुणा 2 कितने हो गए दोस्तों, 8। तीसरी कक्षा में 2 और 3 का वर्ग कर दो, 3 कक्षा है, n बराबर 3 है तो 9 गुणा 2 यानी 18। अपने तो दोस्तों इतने कोर्स में भी नहीं है, 2 और 8 10 हो गया, 18 28। और चौथी कक्षा में ज्ञात करते हैं 2 और 4 का वर्ग 16 गुणा 2 यानी कितने हो जाएगी दोस्तों, 32, ठीक है। उस 32 में और जोड़ दे 28 तो हो जाते हैं 60, जो कि अपने बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 60 तक हो जाते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ कहा है 1 से 30 तक, यानी हाइड्रोजन से जिंक तक आपको कंठस्थ करने, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी लगा के आप इसको याद करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आपको जो भी पूछे 15वां तत्व कौन सा है, 16वां कौन सा है, 21वां कौन सा है, 22वां कौन सा है, 30वां कौन सा है, तो जिंक तक पूरे ही आपको कंठस्थ करने हैं, ताकि आपको तीसरी चौथी कक्षा की तो शायद एक आध बार जरूरत पड़ेगी, वो भी अपवाद के रूप में, बाकी तो आपको चौथी कक्षा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बाह्य भाग में दोस्तों अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं घूमते हैं, लेकिन कक्षाएं दोस्तों कितनी होती है, 4, K, L, M, N। और प्रत्येक कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्ञात की हमने, एक सूत्र होता है जो नील्स बोर ने दिया था, 2n²। n बराबर क्या होता है, कक्षा की संख्या। इस n की जगह रख दो कक्षा, तो n पहली जैसे रखा तो 2 आया, या 2 रखा तो उत्तर आया 8, 3 रखा तो उत्तर आया 18, और 4 रखा तो उत्तर क्या आया आपने, 32। तो दोस्तों 5वीं कक्षा भी होती है, क्या होती है, लेकिन बड़ी कक्षा की बात है, पंचम कक्षा भी होती है। तो पंचम कक्षा में कौन सी बड़ी बात है, 5 रख दो और 5 का वर्ग कर दो 25, और 25 गुणा 2 कर दो तो 50 हो जाएंगे। तो इतने तत्व तो अपने कोर्स में ही नहीं है, ना अपने को पढ़ना है, तो ज्यादा उलझने की मैंने पहले ही मना किया है कि अपने जितना है उतना ही पढ़ना है। तो ये दोस्तों थी परमाणु संरचना, जो कि
तीनों मॉडल्स के बाद जो सार निकल के आया जो बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होती क्या है, तो अब अपन आराम से कह सकते हैं कि नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर के भाग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन भी उन कक्षाओं में घूमते रहते हैं और कक्षाएं भी उनकी सामान्य स्थिति में सामान्य कक्षा रहती है। ऊर्जा कब लेके देंगे तो मैंने नील्स बोर में बता दिया, अगर निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण करेगा, उच्च से निम्न में जाएगा तो उत्सर्जन करेगा। तो ये था दोस्तों परमाणु संरचना के दो भाग, नाभिक और बाह्य भाग। अगले क्रम में अपन दोस्तों देखते हैं क्या इस परमाणु संरचना में कक्षा ही होती है? नहीं दोस्तों, कक्षा से और भी छोटे भाग होते हैं, उपकोष भी होते हैं, उपकोष के बाद कक्षक भी आएंगे। यानी एक परमाणु जहां मैंने शुरुआत की थी वहां अविभाज्य और साथ में ऐसा कण बताया था जिसको दो टुकड़ों में भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसके अंदर की कितनी जैसे पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे अपन, ठीक उसी प्रकार जैसे कोशिका को नकदी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन एक मानव शरीर को कैसे अपन देख पाते हैं, तो आखिर मेन जो इकाई है वो तो सेल ही होती है, उसी तरह इसकी क्या रहती है सर? एटम। तो इस एटम की तो बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है, लेकिन अपन 10वीं लेवल तक या कंपटीशन लेवल तक कितनी बातें ध्यान रखनी है। तो अब निकल के जो परमाणु संरचना आई, आपको भाग पूछे तो दो ही बताना है, नाभिक और बाह्य भाग। नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन। और कक्षा वाइज इसको बांट के भी बता दिया और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये सूत्र भी आपके सामने संबंध भी बता दिया। तो ये थी परमाणु संरचना। अगले टर्म में दोस्तों अपन देखते हैं इसके उपकोष कितने होते हैं और किस प्रकार के होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं वो देखते हैं। तो परमाणु संरचना के जो ज्ञान का विकास होता गया, तो किस तरह से अपन ने दोस्तों थॉमसन में देखा था कि न के बराबर मॉडल मिला, लेकिन शुरुआत हुई थी तो उसने किस तरह से एक गोला बता दिया और परमाणु गोले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बताकर उसको उदासीन कर दिया और बाद में रदरफोर्ड ने अमान्य किया। रदरफोर्ड के बाद उसमें थॉमसन के मॉडल को रदरफोर्ड ने किया, तो रदरफोर्ड का नील्स बोर ने कर दिया। फिर नील्स बोर साहब ने बहुत अच्छा मॉडल दिया, उसके बाद में निकल के आई अपने सामने दोस्तों क्या? परमाणु संरचना। लेकिन ज्यों ज्यों ज्ञान साइंस में बढ़ता गया तो परमाणु संरचना भी यही भी दोस्तों खत्म नहीं होती है, उससे आगे भी बढ़ेगी। अब दोस्तों एक दैनिक जीवन का सामान्य उदाहरण देता हूँ। जैसे कक्षा लेते हैं अपन, स्कूल की ही कक्षा लेते हैं, कक्षा में मान लो उसके भी भाग करने पड़ते हैं, कई बार एडमिशन ज़्यादा हो जाए तो आपने सेक्शन देखे होंगे, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है ना। कक्षा में भी तो भाग करते हैं, 10वीं है लेकिन 10वीं के क्या करते थे? भाग कर देते, 10वीं ए, 10वीं बी, 10वीं सी, 10वीं डी, इस तरह से उसका क्या कर देते? भाग कर देते। उसी क्रम में दोस्तों आगे मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब जो कक्षाएं बताई थी उन कक्षाओं में भी उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष के अंदर भी एक छोटी इकाई होती है जिसे कक्षक कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी कोई विशेष बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में ये आएगा। अपने को ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि आकृति वगैरह कैसी होती है। आपको मैं उपकोष बताता हूँ, पहले तो उनको नोट कर लेंगे कि उपकोष कितने प्रकार के होते हैं। तो उपकोष का मतलब ही है सब क्लास का उप प्रकार। तो हेडिंग में दोस्तों आप डाल देंगे उपकोष, और उपकोष को बोलते हैं सब क्लास। एक तो क्लास होती है और इसकी उप कक्षा होती है, उसको उपकोष बोलते हैं। तो दोस्तों उपकोष होते हैं 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से सर? एक तो होते हैं एस उपकोष, पहला है एस उपकोष, दूसरा होता है पी उपकोष। कौन सा होता है दोस्तों? पी उपकोष। तीसरा कौन सा होता है? डी उपकोष। ठीक है सर। चौथा बताइए एफ उपकोष, एफ उपकोष। क्लियर? एस उपकोष पहला प्रकार, दूसरा पी उपकोष, तीसरा डी उपकोष और चौथा एफ उपकोष। ये दोस्तों किसके? परमाणु के जो कक्षा है ना, उस कक्षाओं के भी भाग कर दिए। अब एस पी डी और जी तत्व बढ़ते गए तो उनको वितरित कैसे करना है वो अभी आगे आएगा। अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले क्या क्या भाग है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उप कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे। तो किस तरह रहेंगे वो तो आगे आएगा। अभी पहले देख तो लो उनके मकान कौन कौन से, उनके घर कौन कौन से, कहाँ कहाँ सेट होंगे वो। तो ये कक्षा का को भी डिवाइड करके जो ज्ञान का विकास हुआ विज्ञान में तो उपकोष बना दिए। तो दोस्तों अब ज्यादा उसमें जटिल अपने उलझने की जरूरत नहीं है। उपकोष की भी एक छोटी इकाई होती है, वो होती है दोस्तों कक्षक।
क्या होती है उस कक्षक, ये कक्षा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, और इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो कक्षक होते हैं, तो उपकोष से भी छोटी इकाई तो एस उपकोष। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे उसको उपकोष होता है वो गोलाकार होता है। कैसे दोस्तों होता है? आकृति में गोलाकार होता है। ये होता है डमलाकार होता है, ठीक है, डमलाकार यानी डमरू जैसा होता है, ठीक है, इस तरह से समझना होती है यूं। और ये गोला में तो कोई बड़ी बात नहीं, और इन दोनों की समझना तो जटिल होती है, उनके तो अपने को समझने की जरूरत नहीं है, अपना लेवल ही नहीं है, ठीक है। इनका कभी कंपटीशन वाले भैया के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको पूछ सकता है गैस उपकोष किस आकृति के होते हैं, तो आप बता देना गोलाकार, और पी उपकोष डमलाकार, और डी और एफ तो कैसे होते हैं? जटिल आकृति के। अपन को इनकी आकृति नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। आपको कंपटीशन वाले भैया को मैं कह रहा हूँ, भाई बंधुओं को, कि वो थोड़े इनको देख ले कि आकृति कभी पूछ ले कि पी उपकोष या एस उपकोष की आकृति कैसी होती है, तो इसकी गोलाकार और इसकी डमलाकार, उनकी तो जटिल होती है। ये तो आप बना भी नहीं सकेंगे, बड़े लेवल पे साइंस पढ़ो तब बना लेना, ठीक है ना। अब सर आप आगे क्या बता रहा हूं? मैं आगे ये बता रहा हूं कि अब एस उपकोष है तो उसमें कक्षक कितने होंगे? उसमें कक्षक होगा दोस्तों 1, ठीक है सर। पी उपकोष में कक्षक कितने होंगे? मैं कक्षक की संख्या बता रहा हूं, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बता रहा हूं, 1। पी में कितने होंगे? 3। डी में कितने होंगे सर? 5, और एफ में 7। उपकोष की भी छोटी इकाई क्या बताई सर? कक्षक। कक्षक की तो एस उपकोष में कितने कक्षक हो गए? 1। पी में कितने हो गए? 3। डी में कितने हो गए? 5, और एफ में कितने हो गए? 7। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक नियम लिखा रहा, वो नियम लिख लो। वो नियम क्या रहेगा कि प्रत्येक कक्षक में, कक्षक नॉट कक्षा, ध्यान रखना, कक्षक में लिख रहा हूं ऑर्बिट, प्रत्येक कक्षक में अधिकतम, मैक्सिमम, बस कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ये इसकी फिक्स संख्या आई हूं, यहाँ कोई ट्रू एंड स्क्वायर वाला सूत्र नहीं लिखेगा। कक्षक अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, 3 है तो 3 का गुणा 2 से कर दो, 6 रहेंगे, 5 है तो 2 से गुणा कर लो, कितने रहेंगे? 10। 7 है तो 2 से गुणा कर लो, कितने रहेंगे? 14। यानी कक्षकों का तो हिसाब फिक्स है। ये नियम है दोस्तों, प्रत्येक कक्षक या ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रह सकती है? 2। यहाँ पे 2 एन स्क्वायर वाला आपको सूत्र नहीं लगाना है, कक्षक का हिसाब दूसरा है, कक्षा अलग चीज है। कक्षा में तो 2 एन स्क्वायर लगा के आपने ज्ञात कर लिया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। तो सर कक्षक की संख्या तो अपने सामने आ गई, 1, यहाँ पे 3, डी में 5 और एफ में 7। तो बस आप उसकी डबल कर दो, 1 है तो 2, 3 है तो 6, 5 है तो 10, और 7 है तो 14। यानी जहां तक मेरा मानना है आपको उपकोष समझ में आगे होंगे। 4 प्रकार के एस, पी, डी और एफ, इनकी आकृति गोलाकार, डमलाकार, और इनकी जटिल दोनों की समझने की ज्यादा जरूरत आपको 10वीं वालों को तो उल्लेखना ही नहीं है इसमें। और आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कक्षक का नियम ही होता है कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। अब अपन दोस्तों एक सारणी बना के देखते हैं। तो जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे। कक्षा जैसे मैंने लिख दी K, L, M और N, ठीक है दोस्तों। और कक्षा का ये हो जाएगा उपकोष। उपकोष भी फिक्स है कि कौन सी कक्षा में कौन सा रहता है। तो K कक्षा रहती है, उसमें एक ही रहता है S, और L में रहता है S प्लस P, M में रहता है S प्लस P प्लस D, तीनों ही उपकोष रहते हैं। और दोस्तों N कक्षा में, यानी 4वीं कक्षा में S प्लस P प्लस D प्लस F, चारों उपकोष रहते हैं। यानी छोटी कक्षा है तो इसमें एक ही उपकोष रहता है। L में 2 रहते हैं, M में 3 रहते हैं, और N में चारों उपकोष रहते हैं। उसके बाद में आपको अब उपकोष आगे तो अब कक्षकों की संख्या अपने आप ही आएगी। आपके सामने देखो कैसे आएगी सर, अभी आपको सामने बताया। एस में आपको कक्षकों की संख्या कितनी बताई थी, देख लो वहां पे 2, ये रही सर 2। यानी कक्षकों की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 तो है। एस उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है? 1। पी में, एस में 1 थी, पी में कितनी थी? 3, तो कितनी हो गई सर? 4। एम में कितनी है सर? अब देख लो, एस में 1, पी में 3 और डी में कितनी हो गई? 5। यानी गिन लो आप 9। कितनी होती है? 9।
एक तो किसका, एस का, पी किसके, 3 के, 3 किसके, पी के, और 5 किसके, डी के। तीनों को मिलाया तो कितने हो गए, 9। और इसमें 1 + 3 + 5 ये तो कॉमन रहेगा। और एफ में सर कितने, 7 दूनी 14, तो 7 है ये, तो यहाँ 7 रखेंगे। गिन लो अब, 9 और 7 कितने होते हैं, 16। अब सर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालो, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। कक्षकों की संख्या ऊपर दे रखी है। एक कक्षक में कितने रहते हैं, अधिकतम 2, और इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 1 है तो 2, 4 है तो 8, 9 है तो 18, और 16 है तो 32। अब दोस्तों मुझे एक बात बताने है कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो अभी आ जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2n² से ज्ञात करके बताया था। जहाँ पहली कक्षा में n = 1 रखा तो 2 आया था, 2 रखा तब अपने 8 आया था, 3 रखा तो 18 आया था, 4 रखा तो 32 आया था। यहाँ भी ये का ये उत्तर आ रहा है, देख लो चारों में। यानी कि आप कक्षा वही है, उस कक्षा के अंदर की ये छोटी छोटी इकाइयाँ है। जैसे कि मैंने अभी 10वीं के सेक्शन करके आपको बात बोली थी, तो बड़ी कक्षा का जो आपने सूत्र निकाला था, तो उसमें जो नील्स बोर, मैं ये नहीं कह रहा कि नील्स बोर फेल हो गया, उसका ज्यों ज्ञान का विकास हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स के वितरण को कैसे बताना, तो उपकोष की संरचना का ज्ञान हुआ, तो उपकोष बना दिए, उपकोष आ गए सर, उपकोष एकदम फिट बैठ गए। उसके बाद में कक्षक की संरचना हुई, तो कक्षक में फिर आपकी कक्षकों की संख्या भी निश्चित हो गई, और कक्षक के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी निश्चित कर दी। तो एक इस प्रकार की सारणी अपने सामने मैंने बनाई आपके सामने, उसमें आपको संख्या निकाल के दे दी, 2, 8, 18 और 32। डायरेक्ट भी आपको निकाल के बता दी, तो 2, 8, 18 और 32। तो अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि आखिर आप मुख्य कक्षा को ले लो, ये अंदर की बात के जो अंदरूनी, जैसे एक घर होता है, घर के अंदर की बेडरूम होता है, किचन होता है, हॉल होता है, अलग अलग कक्ष बने होते हैं, बरामदा होता है, ठीक उसी प्रकार से आखिर कुल मिला के जो रिजल्ट आया वो 2n² वाला रिजल्ट ही आपको यहाँ सामने दिखेगा। यानी ये बीच में सर ये जो बातें बताई वो बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी। उपकोष भी होते हैं और कक्षक भी होते हैं। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी टर्म में आपके सामने परेशानी आ रही होगी कि कक्षा सर आपने अलग बता दी, कक्षक अलग बता दी, अभी भी आपके समझ में नहीं आए। तो बड़े बड़े जो अंतर है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कक्षा क्या होती है और कक्षक क्या होते हैं। हालांकि इसमें अंतर आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि इसकी छोटी इकाई है वगैरह है, तो किस तरह से दी गई, किसने क्या दी गई, तो जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनको हो सके यहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाए, और हुआ भी है कई बार, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। और साथ में 10वीं वालों का भी भ्रम मिट जाएगा। 9, 10 में जो भैया देख रहे हैं तो वो भी छोटे हैं, अभी उनको कक्षा की, कक्षक की अवधारणाएं वगैरह मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो उनको समझ में आ जाएगी कि कौन सी बड़ी इकाई है, कौन सी छोटी। तो बड़ी इकाई दोस्तों कक्षा ही होती है, उससे छोटी इकाई उपकोष, उसके बाद होती है कक्षक। लेकिन कक्षक और कक्षा, क्लास और ऑर्बिट दोनों ही अलग ही नाम है। तो कक्षक और यही बच्चे उलझ जाते हैं और यहीं पे गलती कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अगले क्रम में अपन भरेंगे तो वहां पे वो गलती कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा कैसे जाता है, कलम से भरा जाता है। इसलिए दोस्तों पहले अपन अंतर देख लेंगे किसके बीच में, कक्षा और कक्षक के बीच में। तो चलिए दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑर्बिट। अब कक्षा देखो, स्पष्ट है कि कक्षा की धारणा किसके द्वारा दी गई, बोर के अनुसार। आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ा है, नील्स बोर में कक्षा किसने बताई थी, नील्स बोर ने। तो पहली अवधारणा ये अंतर हो गया, अवधारणा किसने दी, बोर ने। लेकिन ये बेटा जो है कक्षक, ये बाद में बहुत ही साइंस टेक्नोलॉजी की और बड़ी आगे सूक्ष्म ज्ञान की ओर, तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के आधार पर कक्षक की अवधारणा दी गई। ये एक द्विविमीय पथ है, जबकि ये एक त्रिविमीय पथ है। ये 2 डायमेंशनल या ये 3 डायमेंशनल पथ है। ये कैसे है सर, इसके लिए तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आगे BSc MSc करें, तो आपको सारे पथ वगैरह सारे अपने मार्ग मालूम पड़ जाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि कक्षा द्विविमीय पथ है या त्रिविमीय। परीक्षा में आ जाते हैं, कक्षा होती है द्विविमीय पथ, त्रिविमीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को लिखना द्विविमीय, जबकि कक्षक होती है त्रिविमीय। अगर मैं इनकी यहाँ व्याख्या करने जाऊंगा तो आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा। अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा, ये तीसरा अंतर तो आपको वैसे ही मालूम है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं सर, तो इसकी संख्या का सूत्र मैंने दे रखा है 2n²। तो n बराबर मान रखते जाओ और कक्षा कितनी भी रखते जाओ, अपने आप ही उत्तर आएगा। जैसे मैंने पहले रखा था तो 2 का 2 का 1 का वर्ग, ये पहली कक्षा, ये 2 हो गया।
दूसरे में रखा था, तो 2 का वर्ग 4 और 4 का गुणा 2 से किया तो 8। आपने अभी ज्ञात किया, 2-3 बार बता दिया। और इसमें तो मैंने बताया था कि एक कक्षक में अधिकतम कितने दोस्तों इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो अपने सामने आज कक्षाएं आ गई के एल एम एन, उपकोष आ गए एस पी डी एफ, और कक्षकों की संख्या जो है एस के अंदर आ गई 1, पी के अंदर आ गई 3, डी के अंदर आ गई 5 और एफ के अंदर आ गई 7। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने देखा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या डायरेक्ट ज्ञात करें तो 2, और इसके कक्षक 3 है अगर, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 6 रहेंगे, 5 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, और 7 है तो अधिकतम 14। इस तरह से अपन ने संख्या निकाली। तो दोनों ही बार उत्तर जो अपना आया वो 2, 8, 18 और 32 आया। तो इसका मतलब जो अपन ने पढ़ा कक्षा से लेके कक्षक तक, तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वॉच करना। अगले सेशन में मैं दोस्तों लेके आऊंगा 1 से 30 तक तत्व, और उनमें इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से उनमें विद्वान रहते हैं, किस तरह से कौन से उपकोष में कौन सा भरा जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, वहां से लेके अपन जिंक तक के बेसिक केमिस्ट्री में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास दोस्तों बनने से पहले आप मॉडल को अच्छी तरह देख ले और उपकोष और कक्षक को समझ ले। और अगले सेशन में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।